पिछले साल 22 प्रतिज्ञाओं का जो मामला हुआ, तो जितनी मुखरता के साथ अगर आप कह लीजिए कि स्वर्ण राजनीति ने जो विरोध किया आपका, क्या उससे आधा भी दलित समाज के लोगों ने आपका समर्थन किया? कि दलित समाज के लोगों ने उससे 100 टाइम ज्यादा समर्थन किया। तो आपको क्या लगता है 2024 में इंडिया गठबंधन के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? कोई संदेह नहीं है कि इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से 300 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बना सकता है। बहुजन राजनीति में मुसलमानों को जोड़ने में वैसी कामयाबी क्यों नहीं मिलती? मुस्लिम कम्युनिटी में लीडरशिप का अभाव है और दूसरा शिक्षा का भी अभाव है। दलित राजनीति से संबंध रखने वाले लोग जैसे वावन मेश्राम जी भी या और लोग दो बातें मुखरता के साथ कह रहे हैं। एक तो ये कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि संविधान को खतरा है। खुलेआम बीजेपी समर्थित लोग और उनसे समर्थित जो दिखने में साधु के बेस में दिखते हैं, वो लोग खुद वीडियो के सामने बोल रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये संविधान खत्म करना है, संविधान बदलना है। कलेक्टिव वे में अगर देखें तो देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पे आज बीजेपी कब्जा कर चुकी है और लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला जो मुद्दा हो उसकी जजमेंट देख लीजिए, भावनाओं के आधार पे, आस्था के आधार पे जजमेंट आने लगे। पूरे देश का मीडिया आज मीडिया न रह के बीजेपी का कार्यकर्ता और प्रवक्ता बन गया है। तो मीडिया उनके पास है, पूरे देश का माफिया उनके पास है, पूरे देश का ब्लैक मनी उनके पास है, पूरे देश का जो कॉरपोरेट है वो उनके साथ है। तो पिछले 40 सालों में इस तरह की राजनीति मैंने कभी नहीं देखी। नमस्कार दोस्तों, झलको दिल्ली के आज एक ख़ास प्रोग्राम आज की मुलाकात में आज हम हैं जनाब राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ। राजेंद्र पाल गौतम जी सन 2015 और उसके बाद सन 2022 में दिल्ली विधानसभा की सीमापुरी सीट से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और दिल्ली सरकार में आप मंत्री भी रहे। आपको याद होगा पिछले साल बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने पर काफ़ी हंगामा हो गया था, और उस हंगामे के बाद केजरीवाल जी ने उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और मंत्री पद से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के मालिक हैं, मृदुभाषी हैं, और सबसे बड़ी बात वो राजनीति में बहुत कम ऐसा होता है कि बुद्धिजीवी लोग राजनीति में होते हैं, तो बुद्धिजीवी भी हैं। ख़ास तौर पर जो बहुजन राजनीति भारत की है, या ख़ास तौर पर उत्तर भारत का अगर हम जिक्र करें, तो उसमें अहम रोल श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का रहता है। आप सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र पे उनकी पकड़ का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि 2 बार आप वहाँ पर विधायक रहे और बहुत अच्छा प्रबंधन अपने क्षेत्र में श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का रहता है। तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं आज की मुलाकात में। सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया। तो गौतम सर, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सवाल बहुत अहम है। जैसा कि ख़ास तौर पर दलित राजनीति से संबंध रखने वाले लोग जैसे वावन मेश्राम जी भी या और लोग, वो 2 बातें मुखरता के साथ कह रहे हैं। एक तो ये कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि संविधान को खतरा है। आखिर देश के लोकतंत्र में ऐसा क्या हो गया कि संविधान को खतरा है? आपको लगता नहीं कि ये भाजपा के खिलाफ जो है वो खामोखा एक माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, माहौल नहीं बनाया जा रहा है, ये सच्चाई है। क्योंकि जो कंपनी ये मशीन बनाती है ईवीएम, उस कंपनी के ही एक इंजीनियर एक बार मुझे मिले थे, और उन्होंने बाकायदा मशीन पर दिखाया कि किस तरह से उसमें गड़बड़ होती है। उन्होंने करके दिखाया। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कल, उस वीडियो में एक इंजीनियर दिखा रहा है कि वो एक बटन दबाता है जिसमें केले का चिन्ह है, और वीवीपैट मशीन में रोशनी में वो केले का चिन्ह दिखता है। फिर दोबारा वो वोट डालता है और दोबारा रोशनी में वो केले का चिन्ह दिखता है। फिर वो कहता है कि आइए अंदर देखते हैं कि ये वोट दोनों कहाँ गई, किसको गई। फिर जब उस बॉक्स को खोलता है तो वो जो पर्चियाँ अंदर गिरती हैं, उन पर्चियों में जिसमें दोनों में बटन दोनों बार केले का दबाया
और रोशनी में भी उसमें केले ही नज़र आए। लेकिन जब वो पर्ची बॉक्स खोल के देखा गया तो उसमें एक केले की पर्ची निकली और एक एप्पल की पर्ची निकली। इसका मतलब जो अलग अलग जगहों से जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं उसमें कोई संदेह नहीं है, पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि इसमें गड़बड़ संभव है। दूसरी बात, ऐसी अनेकों बूथ की सूचनाएं आई हैं जिस बूथ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही वोटर हैं टोटल, या जैसे सपोज करो माइनॉरिटी का टोटल मुस्लिम बस्ती है और वहीं का प्रत्याशी भी है, और जब बैलेट बुक खुला तो उसमें बड़ी मात्रा में वोट जो हैं वो बीजेपी को जा रही है, इतनी उसको नहीं मिल रही है, मुस्लिम कैंडिडेट को जितनी बीजेपी को जा रही है। या इस तरह का भी देखना है जहाँ बैलेट बॉक्स जिस बूथ का था, जिस बूथ पे कैंडिडेट ने खुद वोट डाला, उसके परिवार ने रिश्तेदारों डाला, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो उस अपने खुद के बूथ से एक सिंगल वोट भी नहीं मिला प्रत्याशी को खुद को। तो प्रत्याशी तो अभी भी कंप्लेंट है मध्य प्रदेश की, बीएसपी का शायद प्रत्याशी है, उसने कहा कि मेरी वोट कहाँ गई, मान लो रिश्तेदारों ने ना दी, मेरी और मेरे परिवार की वोट कहाँ गई। तो इससे ये सीरियस एप्रीहेंशन है कि इसमें गड़बड़ी है। दूसरी बात, जब जर्मनी के अंदर 2 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि हमें इस बात का भरोसा नहीं है कि जहाँ हम वोट डाल रहे हैं वोट वहाँ जा रहा है, और वहाँ पे वो मशीन पे बैन लगा दी और बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा है। आपको याद होगा बीजेपी के तो नेताओं ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर बाकायदा पिटीशन डाली थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने डाली थी, और एक उसमें मेरे ख्याल पिटिशनर थे या उन्होंने कंप्लेंट की थी जीवी नरसिंह राव ने, उन्होंने भी ये कहा था, वो भी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। तो जब पूरे देश की पार्टियां ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रही हैं, लोग नहीं चाहते हैं, तो अकेले बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम से ही चुनाव कराने पे ज़्यादा जोर क्यों दे रहा है? तो गौतम जी मुझे ये बताइए कि जब ये एक तरह से आम सहमति है या शंका की दृष्टि से सभी राजनीतिक पार्टियां, गैर भाजपा राजनीतिक पार्टियां इसको देख रही हैं, तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले ये मांग इलेक्शन कमीशन से आप लोग या वो तमाम आरोप लगाने वाले लोग क्यों नहीं करते? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि सारी पार्टियों की जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां, उन्होंने मिलके एक ज्ञापन दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उनसे टाइम मांगा, उन्होंने टाइम नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो एक अलग तो से एक सवाल का जवाब रह गया, आपने कहा कि क्या वास्तव में लोकतंत्र में खतरा है, वैसे ही बनाया संविधान को खतरा है, तो निश्चित तौर पर देश में संविधान पे खतरा है। इस तरह के लोग खुलेआम बीजेपी समर्थित लोग और उनसे समर्थित जो दिखने में साधु के बेस में दिखते हैं, वो लोग खुद वीडियो के सामने बोल रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये संविधान खत्म करना है, संविधान बदलना है, और हमें जो अदर देन हिंदूज हैं उनको वोटिंग राइट और दूसरे राइट्स नहीं देने हैं। तो जो खुलेआम इस तरह की बात बोल रहे हैं, या तो बीजेपी की केंद्र की सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, उनको गिरफ्तार किया हो, या उनको खिलाफ कार्रवाई करके अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया हो कि ये जो लोग हैं ये अफवाह फैला रहे हैं, इनको इसलिए जेल में डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करना, ये इसका मतलब उस बात को बल मिलता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है, साजिश चल रही है। और तीसरी बात, जिस तरह जजेस के अंदर और ब्यूरोक्रेट्स के अंदर एक डर बन गया है कि बीजेपी जो भी कर रही है उसमें समर्थन दो, नहीं दोगे तो तुम सब मारे जाओगे, या तुम्हारे खिलाफ ईडी लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे, जांच बिठा देंगे, तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। तो वो सारे अधिकारी और जुडिशियल जो जजमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर भी आप देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे एक इम्प्रेशन दिख रहा है, एक दबाव दिख रहा है, जजमेंट में भी न्याय नहीं दिख रहा है। चाहे वो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर वाला जो मुद्दा हो, उसकी जजमेंट देख लीजिए, भावनाओं के आधार पे, आस्था के आधार पे जजमेंट आने लगे हम, जबकि कानून के हिसाब से कोर्ट को तो कानून से, एविडेंस से चलना होता है। वो किसी भावना से कोर्ट नहीं काम करती है, ऐसे काम करेगी तो फिर तो मुजरिम छुट जाएंगे, उनको सजा भी नहीं कर पाएगी। तो ये सारी कलेक्टिव वे में अगर देखें तो देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पे आज बीजेपी कब्जा कर चुकी है और लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है। जो लोग बोलते हैं सरकार के खिलाफ, उन पे मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं उनका जैसे फेसबुक है, दूसरे हैं, उस पर भी वो बैन लगा रहे हैं। जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को बंद कर रहे हैं। और दूसरा, जो बीजेपी के नेता सबसे ज़्यादा खतरनाक नफरती भाषण देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। दूसरी पार्टी का जो नेता कुछ बोल जाए तो उस पर तो तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है।
और ना लास्ट पॉइंट, जो फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी रखे गए हैं संविधान के द्वारा, गारंटी दी गई है, तो फंडामेंटल राइट्स का तो क्लियर कट वायलेशन हो रहा है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पूरी तरह से कर्टेल कर दिया है। अब आप अपनी बात भी खुल के नहीं रख सकते हैं। तो निसंदेह मैं इस आपके सवाल का जो आपने पूछा, तो मैं दोनों का मेरा जवाब है कि ईवीएम पे भी हमें भरोसा नहीं है, और देश का संविधान में लोकतंत्र वास्तव में देश में आज खतरे में है। मैं इस मत को मानता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि भाजपा की ओर से या आरएसएस की ओर से ये कहा जाता है, और कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हिंदुत्व जो है तो एक जीवन शैली है। एक बात बताइए जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अब हम जनता की अदालत में इस लोकतंत्र को जनता बचाए। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अब हम जनता की अदालत में हैं और जनता आके इस संविधान को, लोकतंत्र को बचाए, तो इसका मतलब केवल मेरे कोई संदेह नहीं है इस पे, बल्कि कोर्ट के जजेस को भी, सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जजों को भी अब इस पे भरोसा नहीं है कि देश के अंदर प्रजातंत्र बचा हुआ है या संविधान बचा हुआ है। तो देखिए, जनता को सबसे देश में तय करने का अधिकार जो है किसकी सरकार होगी, ये तो जाहिर है जनता को है। तो आप ऐसा, आपको क्या लगता है कि इतना भारी बहुमत फिर भारतीय जनता पार्टी को केवल ईवीएम को भरोसे मिल रहा है क्या? लोगों में केवल ईवीएम कारण नहीं है जी, पर ईवीएम में अगर 2 से 5% का अगर कोई हेरा फेरी कर दे वोट की किसी भी तरीके से, तो वो किसी एक पार्टी को जिताने के लिए काफ़ी है। क्योंकि आप जितने चुनाव के नतीजे देख लो, उसमें जो पार्टियों के चुनाव का वोट का अंतर कहीं 1% है, कहीं 2% है, कोई 3% है, 4-5% के अंदर ही सारे चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए, तो जैसा उससे एक बात तो स्पष्ट होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो तारीफ करनी पड़ेगी बीजेपी की, कि उनका बूथ मैनेजमेंट अच्छा है और वो लोग पूरे 5 साल वोट के ऊपर काम करते हैं। बाकी जो पार्टियां हैं वो वोट के ऊपर पूरे 5 साल काम नहीं करती है। बूथ मैनेजमेंट उन लोगों का भाजपा के मुकाबले कमजोर है। लेकिन चुनाव बीजेपी जो जीत रही है वो केवल अपने अच्छे बूथ प्रबंधन की वजह से ही नहीं जीत रही है, बल्कि वो हर तरह की इसका सिस्टम आज उसने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरे देश का मीडिया आज मीडिया न रह के बीजेपी का कार्यकर्ता और प्रवक्ता बन गया है। आज मीडिया मोदी जी से या सत्ता से सवाल नहीं कर रहा है, वो विपक्ष से सवाल कर रहा है। मीडिया आजकल डिबेट्स जो कराता है वो धर्म पे कराता है, बेरोजगारी पे नहीं कराता, भुखमरी पे नहीं कराता, वो रोजगार लोगों को नहीं मिल रहे हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है बड़ी मात्रा में, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नोटबंदी ने देश बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो इन सारे मुद्दों पर वो सवाल ही नहीं करता है मीडिया। और मीडिया को जो सत्ता से सवाल करने की जो हमेशा होता था, लेकिन आजकल तो मीडिया सत्ता से एक भी सवाल नहीं करता, विपक्ष से सवाल करता है। तो मीडिया उनके पास है, पूरे देश का माफिया उनके पास है, पूरे देश का ब्लैक मनी उनके पास है, पूरे देश का जो कॉरपोरेट है वो उनके साथ है, और पूरे देश में जो चुनावी चंदा होता है उसका 81% अकेले बीजेपी के पास है। बाकी अगर 40 बड़ी पार्टी या 30 बड़ी पार्टी हैं तो बाकी के हिस्से में केवल 19% चंदा है। तो कॉरपोरेट सारा चंदा 81% केवल बीजेपी को क्यों दे रहा है? उसको कुछ तो कारण, ऐसा कौन सा डर है उनमें, या ऐसा कौन से अच्छे काम कर दिए बीजेपी कि वो उनको ही चंदा देंगे बाकी को नहीं देंगे? इसका मतलब स्पष्ट है, ये डर के द्वारा उन्होंने मीडिया को, कॉरपोरेट को, सबको अपने काबू में कर लिया है। और यही कारण है जिसकी वजह से बूथ मैनेजमेंट एक कारण है, लेकिन वो जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। उसके साथ साथ मीडिया, कॉरपोरेट और हर तरह का माफिया और सारी सरकारी मशीनरी, जिसमें डीएम्स भी आते हैं, जो चुनाव करवाने की जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, वो सब भी चुनाव जितवाने में बीजेपी को दबाव में आकर सहयोग कर रहे हैं। चलिए, मुझे ये बताइए, आप जो आरोप आपने लगाए भाजपा सरकार पर तानाशाही के और उनकी दबंगई के और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपने बताया, बोलने की आज़ादी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है, तो क्या आपको लगता नहीं भारतीय राजनीति में ये पैटर्न, जब भी सरकारें ताकतवर आई हैं, ये पैटर्न तो बड़ा पुराना है। कांग्रेस के ज़माने में आप देखिए, इंदिरा जी के शासनकाल को याद कीजिए, तमाम मुख्यमंत्री वही तय किया करती थी दिल्ली से बैठकर, तमाम टिकट्स वही तय किया करती थी। तो ये तानाशाही तो हर ज़माने में होती आई है। मैं एक बात बता दूं, जब से हमें समझ आई है
मतलब हम 55 के हो गए, लेकिन किसी भी बच्चे को जो ठीक से समझ आती है वो कॉलेज के टाइम पर जाके आती है, जो 12वीं करके कॉलेज में जाता है। तो हम कॉलेज में गए 85 में। 85 का मतलब है इंदिरा जी के जाने के बाद। तो इंदिरा जी के जाने के बाद पहले क्या हुआ उसका बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेरे को मतलब समझ नहीं है। इंदिरा जी का लास्ट का समय मैंने देखा जब मैं स्कूलिंग था, क्योंकि जब मैं 11वीं में था जब उनकी हत्या हुई, तो 11वीं क्लास के बच्चे को मुझे लगता है पॉलिटिकल उतनी समझ नहीं होती है जो मैं समझता हूँ, और ना ही स्कूल के अंदर उस तरह का पढ़ाया जाता है। चलिए मैं आज समझाता हूँ। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ, पिछले अगर मैं 40 साल की बात करूँ, तो पिछले 40 सालों में इस तरह की राजनीति मैंने कभी नहीं देखी। आप जब जनता दल की सरकार बनी, आप जनमोर्चे की सरकार बनी, उस टाइम को देख लीजिए। उस वक्त सरकारें कभी किसी का दमन नहीं करती थी, मीडिया एक तरफा नहीं होता था। उसके बाद फिर राहुल गांधी की सरकार बनी, उस वक्त भी इस तरह का दमन हमने नहीं देखा किसी सरकार के खिलाफ। नरसिम्हा राव जी की सरकार रही तब भी ऐसा दमन नहीं देखा हमने। और उसके बाद फिर बीजेपी की वाजपेयी जी की सरकार आई, उस वक्त भी इस तरह का इतना दमन हमने नहीं देखा। और उसके बाद यूपीए की सरकार आई, उस वक्त भी इस तरह का दमन हमने नहीं देखा। लेकिन जो पिछले 9 सालों में देखने में आया, ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। जिस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव में देश में प्रजातंत्र खतरे में है और देश का संविधान खतरे में है, लोगों के मौलिक अधिकारों का क्लियर कट वायलेशन हो रहा है। और साथ में एक एग्जांपल देके बताऊंगा। अभी जैसे दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स पे कंट्रोल को लेके जो पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई चूंकि दिल्ली सरकार को जनता ने चुना है, तो अधिकारियों को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के कंट्रोल में ही रखना होगा ताकि वो ठीक से प्रशासन चला पाएँ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद मोदी जी ने संसद के अंदर अमेंडमेंट लाके सुप्रीम कोर्ट की तय हुई व्यवस्था को ही बदल दिया। इसका मतलब बीजेपी को, मोदी जी को कानून में भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा नहीं है। और साथ ही साथ जो हमारे संविधान की मूल भावना में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और वो पहलू है फेडरलिज्म। ठीक है, तो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पे, कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इससे पहले नहीं बदला गया? शाहबानों के केस में राजीव गांधी, तो वो भी गलत था, वो भी गलत, ठीक, वो भी गलत था, वो संविधान के खिलाफ था। कोई भी शासक अगर ऐसा करता तो वो प्रजातंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। जो भी करेगा वो गलत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, मैं साबित करता हूँ। मैं आपको साबित करता हूँ पहले। जी, मेरा सवाल सुनिए, मैं साबित करता हूँ। बताइए कि जिस तरह से आपने पिछले साल 22 प्रतिज्ञाओं का जो मामला हुआ, तो जितनी मुखरता के साथ, अगर आप कह लीजिए कि स्वर्ण राजनीति ने जो विरोध किया आपका, क्या उससे आधा भी दलित समाज के लोगों ने आपका समर्थन किया? कि जो दलित समाज के लोगों ने उससे 100 टाइम ज्यादा समर्थन किया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बीजेपी वालों ने जो शोर मचाया उसको मीडिया ने दिखाया, क्योंकि ये मीडिया बीजेपी का प्रवक्ता है। लेकिन जो पूरे देश में और विदेश में बैठे बहुजन समाज के लोगों ने जो जबरदस्त समर्थन दिया, वो टीवी मीडिया पे नहीं आया। चलिए, वो सोशल मीडिया पे आया। इलेक्शन के नतीजों में तो वो दिखना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं दिखता। अभी इलेक्शन हुए कहाँ? उसके बाद नहीं, उसके बाद इलेक्शन इलेक्शन होंगे। राजस्थान में आपने हुए। दिल्ली की बात की जी, मैं आपने हमारी बात की, तो वो ठीक है, वो खाली उसका नहीं है मसला। मसला ये है कि दलित राजनीति एक वृहद और एक बहुत बड़ा विषय है। चलिए, आप स्टेट की बात कर रहे हैं। जी जी। इसके बाद जो चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, किस तरह बीजेपी ने, जैसे बिहार का चुनाव हुआ था, वो तो मेरे उस प्रकरण से पहले हुआ था। बिहार के चुनाव के अंदर राष्ट्रीय जनता दल की तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही थी। अधिकारियों का इस्तेमाल करके उनको हराया गया। उनकी सीटों का अंतर देख लीजिए, जितनी सीट से हारते हुए को बाद में जीत में बदल के और बीजेपी की सरकार बनवा दी गठबंधन की, वो सबके सामने है। उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह अखिलेश यादव जी की पार्टी जीत रही थी, सरकार बना रही थी, लेकिन अलग अलग जो डीएम्स के यहाँ से सूचना आई कि वहाँ जीते हुए कैंडिडेट को जीता हुआ बोलने के बाद और सर्टिफिकेट फिर हारने वाले को दे दिया जीत का। तो ऑन रिकॉर्ड है, अभी तक भी पेंडिंग है इश्यूज, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको डिसाइड ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो क्लियर कट जीत लिया और बहुत जबरदस्त समर्थन, जैसा आपने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी को इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इतना जबरदस्त समर्थन मिलता तो आप बताइए, पहले उनको 33% वोट मिले 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने,
और 2019 के चुनाव में उनको 37.2% वोट मिला, पूरे एनडीए को मिला के 39% वोट मिला, तब भी 61% वोट बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ पड़ा है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आप नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, दलित राजनीति, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार वोट जो है वो बहन जी का वहां पर गिरता जा रहा है, तो इससे लग रहा है कि वो वोट तो भाजपा में बहन जा जी रहा का है। अगर गिर रहा है तो उसके कारण होंगे, उसके कारण को मैं समझता हूँ बहन जी को और बीएसपी को उस पर चिंतन करना चाहिए क्यों गिर रहा है, लेकिन उस बात से आपके सवाल को तो तर्क नहीं, ताकत नहीं मिलती है। मैं बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं यहीं पर आना चाह रहा था और ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने अपने जवाब के माध्यम से मुझे उस जगह पर खड़ा कर लिया। क्या दलित राजनीति का खासतौर पर उत्तर भारत में ये ड्रॉबैक नहीं है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है कि गैर जाटव दलितों को ऐसा लगता है कि दलित राजनीति का जो फायदा हुआ है वो हम तक नहीं पहुंचा। ये कहना तो उचित नहीं है, उनको लग रहा है तो गलत लग रहा है, क्योंकि उसी में आर के चौधरी निकले, उसी में सोनेलाल पटेल निकले, ठीक है, और उसमें इतने सारे नेता निकले हैं, इतने सारे मंत्री बने हैं, इतने सांसद बने हैं, और वो अलग अलग बहुजन जातियों से निकले हैं, दलितों में भी निकले हैं, आदिवासियों में भी निकले हैं, उसमें पासी समाज से भी निकले, उसमें वाल्मीकि समाज से भी निकले, उसमें जाटो चमार समाज से भी निकले, उसमें कोली समाज से भी निकले, उसमें खटीक समाज से भी निकले, उसमें राजभर समाज से भी निकले, और उसमें जो पटेल समाज, जो कुर्मी समाज से भी निकले, उसमें यादव समाज से भी निकले। ऐसा नहीं है, उसी से बहुत नेता पूरे देश के अंदर निकल के आए, और उसमें बिखराव के कारण पे जरूर निश्चित तौर पे चिंतन होना चाहिए, लेकिन ये कह देना ठीक नहीं है कि वो एक ही जाति ने उसका वो सारा वो कब्जा लिया, क्योंकि उसके रिजल्ट्स देखिए कौन कौन लोग जीत के आए, वो किसकी जाति के, तो फिर पता लगेगा। कारण दूसरे हैं, अब उसके कारण पे मैं इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं दूसरे जो लोग पार्टी चला रहे हैं उनके बारे में मैं तो कम से कम कमेंट करने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं हूँ मैं। बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या लगता है 2024 में इंडिया गठबंधन के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें एक स्पष्ट मैं बता दूं, इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं, अगर वो ईमानदारी से अपने आप को समर्पित करके आए और एक ईमानदारी वाला गठबंधन बनाए, जिसमें एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे की भावना का सम्मान करके और अहंकार को त्याग के एकजुटों के चुनाव लड़े, तो कोई संदेह नहीं है कि इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से 300 से ज़्यादा सीट जीतकर सरकार बना सकता है, और साथ ही साथ वो अपने बूथ मैनेजमेंट पे काम करे। लेकिन अगर कुछ पार्टी अहंकारी होंगी और वो केवल अपनी उनकी ही मर्जी चले, बाकी सब लोग उन्हीं को कहना माने, तो ये गठबंधन मजबूत नहीं बन पाएगा, बिखर जाएगा, और उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा। आखिर में एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि उसका जवाब, चूँकि आप एक बुद्धिजीवी राजनेता हैं, मेरी मुलाकात बहुत सारे नेताओं से होती है लेकिन आप जैसे लोगों से कम होती है, इसलिए मुझे खुद आनंद आता है बात करते हुए ऐसे लोगों से। मुझे आप ये बताइए कि बहुजन राजनीति में मुसलमानों को जोड़ने में वैसी कामयाबी क्यों नहीं मिलती, वहाँ रणनीतिक चूक होती है? उसमें एक जो मुझे महसूस हो रही है प्रॉब्लम, कि मुस्लिम कम्युनिटी में लीडरशिप का अभाव है, और दूसरा मुस्लिम समाज में शिक्षा का भी अभाव है। शिक्षा के अभाव में और सही नेतृत्व के अभाव में संपूर्ण मुस्लिम समाज को एकजुट कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज, मतलब पूरा बहुजन समाज जिसमें मुस्लिम भी आता है, अगर वो एकजुट हो जाएं, तो मुझे लगता है देश को, देश के संविधान को, देश के प्रजातंत्र को बचाया जा सकता है और आपसी भाईचारे को मजबूत किया जा सकता है। जैसे मेरी विधानसभा दिल्ली की विधानसभा है, सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र, आप मेरे यहाँ आइए, वहाँ दलित और मुस्लिम बस्ती बड़ी है, तो अगर आप वहाँ कंपेरेटिवली देखेंगे तो मुस्लिम पढ़ाई के क्षेत्र में पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। वहाँ दलितों में काफ़ी बड़ी मात्रा में वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग मिलेंगे, लेकिन आपको मुस्लिम बहुत ही कम मिलेंगे। तो ये कह देना है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये उचित नहीं होगा। उसके लिए तो सरकारी आंकड़े अवेलेबल हैं, वो चेक किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से राजनीतिक विवेक का कोई लेना दूसरी बात राजनीति की बात अगर करें तो मुस्लिम समाज पे जो ग्राउंड पे जाके काम करने की जरूरत है, वो ग्राउंड पे मुस्लिम नेता नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं सपोज करूँ उनके बीच जाके करता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा उतना सीरियसली सुनेंगे जितना एक मुस्लिम लीडर को सुनेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी बात बता दूं, मुस्लिम चिंतकों में इस पर विमर्श हो रहा है और हम उस विमर्श में शामिल रहे हैं, और काफ़ी हद तक दलित मुस्लिम पिछड़ा इसमें एकता पे काम चल रहा है, और उसके परिणाम जो आप चाहते हैं आने चाहिए, मुझे लगता है उसके परिणाम कुछ समय के बाद आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मुलाकात श्री राजेंद्र पाल गौतम जी से। बहुत ही
अच्छे ढंग से बातचीत हुई और सभी तरह के विषयों पर आपने जो है वो अपनी राय रखी। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आप सबका भी जो आप हमारे साथ बने रहे। मैं शादाब अली, झलको दिल्ली। शुक्रिया, थैंक यू।